Hello everyone. So our next chapter is Newton's laws of motion. न्यूटन की गति के नियम. ओके. गति के नियम. ऑलराइट. शुरू करते हैं. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लॉ, which is first law of motion. ओके. ठीक है. उसमें पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन क्या है? इफ द vector sum of all the forces, ठीक है, all the forces acting on a particle is zero, then and only then, okay, the particle remains unaccelerated. इसको दूसरी भाषा में ये लिख सकते हैं, पार्टिकल रिमेन्स एट, या तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा. और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो किसी v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और उसके ऊपर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है, ठीक है ना. वेक्टर सम का मतलब क्या है? देखो, इसको थोड़ा और समझते हैं. मान लीजिए मैंने इधर से F इक्वल टू 1 न्यूटन लगाया, एग्जैक्ट इतना ही मैंने इस तरफ लगाया, F इक्वल टू 1 न्यूटन. तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. दे विल कैंसल आउट ईच अदर, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है ना. तो वेक्टर सम अगर एक्सटर्नल फोर्सेज का जीरो है तो एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा? जीरो. तो इसका मतलब क्या है? अगर वो कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दें, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज की, आई मीन, एक एक ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा, तो उसी v स्पीड से अनंत काल तक वो मूव करता रहेगा. तो हमारे पास समीकरण बन गई, इक्वेशन a इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ f इक्वल टू जीरो. ठीक है. So if the sum of the forces acting on a particle is known to be zero, we can be sure that the particle is unaccelerated. Or if we know that a particle is unaccelerated, we can be sure that the sum of the forces acting on the particle is zero. Okay, but as you know, the concept of rest, motion or acceleration is meaningful only when a frame of reference is specified. ये क्या बात हुई कि जो कॉन्सेप्ट है, हम बात कर रहे हैं रेस्ट की, मोशन की और एक्सीलरेशन की, तो हमें ये सवाल पूछना है कि कौन सी फ्रेम में हम ये ज्ञात कर रहे हैं. विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वी ट्राई टू फाइंड आउट. ओके, विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
ठीक है ना। इसको थोड़ा और समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। केबिन जो होती है ना एलिवेटर की, जैसे आप लिफ्ट में बैठे हो, कभी लिफ्ट में बैठे हो ना, तो लिफ्ट क्या होता है, किसी हिंज से बंधी हुई होती है, ठीक है, और उसमें एक छोटा सा रूम बना होता है, ठीक है। उसमें मान लीजिए कोई बंदा बैठा है और उसमें एक मान लीजिए एक लैंप है, ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होता है कि सडनली मान लीजिए यहां से रस्सी टूट जाए, ठीक है ना, तो कैबिन जो है एलिवेटर की, इट विल फॉल डाउन, ठीक है। और इसका जो एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी, है ना। एक्सीलरेशन क्या होगा 9.8 से, क्योंकि फ्री फॉल है, फ्री फॉल में क्या होता है, उस पर कोई फोर्सेज नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है फ्री फॉल में। हम लोग एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। सो द कैबिन एंड ऑल द बॉडीज फिक्स्ड इन द कैबिन आर एक्सीलरेटेड विद sorry with respect to the earth, and the acceleration is about 9.8 meter per second square in the downward direction। अच्छा, ये तो समझ में आता है कि जैसे कोई केबिन है या उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे फ्री फॉल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं। अब देखिए, हमने एक डायग्राम के अंदर लैंप भी बनाया है इधर, है ना। मान लीजिए यहाँ लैंप से लाइट जल रही है। अब इस लैंप को थोड़ा मैं ना जूम आउट करता हूँ कि ये लैंप है, ठीक है। लैंप मैं लिख देता हूँ, वरना आपको लगे लैंप है या कुछ और है, ठीक है ना। तो हमें लैंप के ऊपर कुछ फोर्सेस कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। तो लैंप का कुछ भार होगा, तो भार की वजह से W इक्वल टू एम जी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और लैंप किसी रस्सी से बंधा हुआ है केबिन में एलिवेटर, तो उसके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन T। अब डायरेक्शन ऑफ W किस तरफ है, नीचे की तरफ, एंड द डायरेक्शन ऑफ T की टेंशन है ऊपर की तरफ। सम ऑफ जो T माइनस W है वो है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बंदा है, मैंने साइंटिस्ट भेजा कि तुम है ना उस चलती गाड़ी में जो केबिन है टूटी हुई उसके अंदर जाके बैठ जाओ और एक पेन कॉपी ले लो। कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा है ना, लेट्स से इन फर्स्ट केस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एलिवेटर की केबिन, केबिन में एक बंदा बिठा दिया। अच्छा, अब उसको बोला कि अब लैंप की क्या गति हो रही है ना। तो वी नीड टू मेजर द एक्सीलरेशन ऑफ द लैंप फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कैबिन। वो कह रहा है कि लैंप तो कहीं नहीं जा रहा है, लैंप इज एट रेस्ट, राइट। आप इमेजिन करिए, लेफ्ट नीचे आ रही है फ्री फॉल में, बंदे को लैंप तो वहीं का वहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो लैंप क्या है, लैंप इज एट रेस्ट इस बंदे के सापेक्ष, ठीक है, ऑल राइट। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ए ऑफ लैंप इज 0। तो इसको मान लेते हैं पर्सन ए। पर्सन ए क्या बोल रहा है कि मेरे हिसाब से ये जो W है नीचे की तरफ और T है
ऊपर की तरफ 0, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है 0, तो टी क्या हो गया डब्ल्यू के इक्वल, एक इक्वेशन मान लो, ठीक है ना। तो उसने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से क्या कंक्लूड किया कि दिस सम ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द फोर्स पार्टिकल इज 0, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यही दोबारा नए डायग्राम बनाता हूँ, सेम नई पेज पे बना लेता हूँ डायग्राम। नीचे की तरफ वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसको बदल देते हैं। कौन है, अब कोई केबिन से बाहर बंदा है एट ग्राउंड, है ना। ये क्या है मेरी, ये है एलिवेटर। इस एलिवेटर में बंदा था, ठीक है। अब मेरा एक और बंदा मैंने हायर किया, इसको बोला ये कहाँ है, एट ग्राउंड। इसको बोला तुम बताओ एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है। उस वो बोल रहा है कि यार लैंप तो एकदम सीधा सीधा नीचे आ रहा है, पहले इसके सापेक्ष लिफ्ट यहाँ थी, अब यहाँ नीचे आ गई और वो फ्री फॉल हो रही है, तो एक्सीलरेशन जी इक्वल टू 9.8 से आ रहा है कि नहीं है, पूरी लेफ्ट के साथ साथ ही आ रहा है नीचे। तो वो कह रहा है एक्सीलरेशन तो जीरो है नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू माइनस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, जो कि हम कहते आ रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन तभी जीरो होगा, ओनली विल बी जीरो ओनली व्हेन एफ इज जीरो। इसका मतलब जो है इस लिफ्ट में जो लैंप है उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहा है, वेक्टर सम जीरो नहीं है, ठीक है। ये कौन है, मान लीजिए पर्सन बी। अब पर्सन ए और पर्सन बी को साथ बुलाएंगे, उनको बोलेंगे बताइए डब्ल्यू और टी बराबर है। एक बोलेगा अकॉर्डिंग टू पर्सन ए क्या बोल रहा है, टी इक्वल टू डब्ल्यू। पर्सन बी, अच्छा इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू जीरो। ये कहेगा डब्ल्यू माइनस टी नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताओ, हो गई लड़ाई। अगर बी मेजर्स acceleration, applies the same first law, he gets this one। तो ए कहता है कि वेक्टर सम जीरो है, ठीक है। तो both of them cannot be correct simultaneously, as w and t can be either equal or unequal, at least one of the two frames is bad frame। तो हम कह रहे हैं कि एक फ्रेम खराब फ्रेम होगी, एंड वन शुड नॉट अप्लाई द फर्स्ट लॉ इन दैट फ्रेम। जो खराब फ्रेम है उसमें हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं लगाना है, ऑलराइट। So there are some frames of reference in which Newton's first law is valid. So measure acceleration from such a frame and you are allowed to say कि acceleration a is zero only when f vector is zero। कुछ फ्रेम में आप ये बोल सकते हो, but there are some frames in which Newton's first law is not valid। You may find that even if the sum of the forces is not zero, मान लीजिए वेक्टर सम है वो जीरो भी नहीं है, ठीक है ना, तो भी एक्सीलरेशन जीरो है, ओके। और यू मे फाइंड दैट द सम ऑफ द फोर्सेज इज जीरो, बट फिर भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है। सो वैलिडिटी ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंड्स on the frame of reference। so frame of reference is very important, okay।
सो न्यूटन का जो फ्रेम ऑफ आई मीन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर मेजर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट, motion and acceleration of the particle. A frame of reference in which Newton's first law is valid is called a inertial frame of reference. अब ये inertial frame of reference क्या है भाई, कि वो frame of reference, inertial frame of reference मतलब जहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है, ओके और दूसरा पॉइंट आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो आता है जहां फर्स्ट लॉ इनवैलिड है, जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो इनवैलिड है। मतलब दो डेफिनेशन आपको याद रखना है, ज़्यादा तो इसको देख लेना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, वहाँ वैलिड है। और एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को वैलिड नहीं मानते, उसको बोलते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो कहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाता है, इट रिड्यूसेस टू ए डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। तो फिर हम इसको लॉ क्यों बोलते हैं, लॉ तो कहीं यूनिवर्सल होना चाहिए ना। सो व्हाई डू वी कॉल इट ए लॉ, व्हाई कॉल इट ए लॉ, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि भाई फ्रेम पे डिपेंड करता है तो इसको लॉ क्यों बोलें। ओके ऑल राइट, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, ऑल राइट। कैसी बनी टेबल, आई थिंक इसके पेयर से इससे जुड़े नहीं। ओके आपने क्या करा, अपनी बुक को यहाँ पे रख दिया सोचने के लिए कि मैं बताऊंगा इसको लोग क्यों बोलते हैं, अपने टेबल पे रख दिया। ठीक है, आप सोचो क्यों कहते हैं जब तक मेरा डायग्राम खत्म हो जाए। तो द बुक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में यह क्या है, बुक इज एट रेस्ट, फिक्स पोजीशन है। सुबह देखोगे उसी रूम में पड़ी है, उसी टेबल पे। शाम को आपने देखा पढ़ाई नहीं की पूरे दिन, तो उसी टाइम पे जाके देखा तो बुक तो वही है, अपने आप तो पढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो द एक्सिलरेशन ऑफ द बुक विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ इज जीरो, है ना। अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सिलरेशन क्या हो गया बुक का, जीरो। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, एक्सिलरेशन ऑफ बुक विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जब द फोर्सेज ऑन बुक क्या क्या है, देखो एक फोर्स लगा W, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी ना होना तो हमें अपना भार भी महसूस ना हो, आप स्पेस के वीडियोस वगैरह देखते होंगे। तो एक ये लगा टेबल ने, एक तो बुक ने लगाया टेबल के ऊपर W भार, ठीक है ना, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। दूसरा द कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको हम नॉर्मल यूज नाम देंगे, इसको नाम रट लो कि नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। तो टेबल भी बुक को होल्ड करने के लिए उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, ऑलराइट। अच्छा अब हम देखेंगे कि क्या वेक्टर सम जो है W और N क्या जीरो है, दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट मेजरमेंट लोगे ना तो आपको लगेगा कि यार नहीं, दोनों इक्वल नहीं है।
the sum of the forces is not zero although the book is at rest. बुक रेस्ट में है लेकिन it means acceleration is zero but force is not zero. ठीक है, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली एन इनर्शियल फ्रेम. हम अर्थ को ना स्ट्रिक्टली अगर सेंस में बात करें तो ये नॉट इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम नहीं है. ओके, पर ये सम इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीरो. जो ये जो सम की बात कर रहे हैं एन वेक्टर प्लस डब्लू, ये काइंड ऑफ जीरो ही है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है बट इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम जीरो. सो वी कैन से दैट अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ए गुड अप्रोक्सीमेशन. तो एक फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन की बात आती है तो हम कह सकते हैं इस बात को कि अर्थ अप्रोक्सीमेटली एक इनर्शियल फ्रेम है. स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है बट अप्रोक्सीमेट करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो रूटीन अफेयर्स जैसे हमारी कैलकुलेशंस वगैरह होगी तो अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे. क्या मानेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference. So this means acceleration is zero only when only if f vector is zero. ठीक है ना, ये फैक्ट है ना, न्यूटन साहब ने फॉर्मुलेट किया, आइडेंटिफाई किया, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो if we restrict all that all measurements will be made from the earth frame, indeed it becomes a law. इसलिए अगर हम अर्थ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर सारी मेजरमेंट करेंगे तो ये एक सच में एक लॉ बन जाता है. हम बोल रहे थे ना, लॉ क्यों बोलेंगे, ठीक है ना. सो इफ वी ट्राई टू यूनिवर्सलाइज दिस टू डिफरेंट फ्रेम तो ये एक डेफिनेशन बन जाता है, लॉ नहीं रहता उसकी इसमें. So we shall assume that unless stated otherwise we are working from an inertial frame of reference. जब तक हमें कुछ और ना बोला जाए हम बोलेंगे कि हम एक inertial frame of reference से ही सवाल को सॉल्व करने वाले हैं. ऑल राइट, तो इसी बात पे एक सवाल हो जाए ताकि थोड़ा ज़्यादा समझ में आए. मान लीजिए एक हिंज है, हिंज से हमने क्या करा, एक ब्लॉक को लटका दिया, ठीक है, और इसका जो मास है वो है 0.5 kg, आधा किलो. ठीक है, एक रस्सी या रोप से हमने लटका दिया. अब हमें पता करना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल. हमें टी ज्ञात करना है. ठीक है, जी आप ले सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑल राइट, तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का. ठीक है, इसमें कुछ भार है m, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है तो W कितना हो जाएगा, m इंटू जी. नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, T. ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो गया, m क्या है 0.5 इंटू जी 9.8, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.9 न्यूटन. ये किस तरफ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड. ऑलराइट, अब हमें पुल ऑफ द स्ट्रिंग ज्ञात करना है वर्टिकली अपवर्ड. अब आपको पता है ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है हम इक्विलिब्रियम में बनाते हैं, ठीक है ना, और दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट. ये पार्टिकल रेस्ट में कहीं जा नहीं रहा, नीचे या ऊपर की तरफ गति नहीं कर रहा.
तो हम कहेंगे कि ये अर्थ है, उसके अगेंस्ट, उसके विद रेस्पेक्ट ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो सम ऑफ द फोर्सेज शुड बी जीरो। तो टी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मान लीजिए पॉजिटिव, नीचे की तरफ दिशा मान लीजिए नेगेटिव। तो टी ऊपर है और डब्ल्यू नीचे है, तो सम ऑफ द फोर्सेज क्या है, जीरो। तो टी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू, विच इज 4.9। दिस इज द आंसर। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे थे, हमने अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम्स माना है। ऑल राइट, सो लेट्स से we consider few more inertial frames other than the earth. Inertial frames other than earth, अर्थ के अलावा और किन चीज़ों को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। मान लीजिए एस क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। एस डैश क्या है, एक और फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है। वो जो मूविंग फ्रेम है ये इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली with respect to s। uniformly with respect to s, ओके। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है p, जिसका एक्सीलरेशन, पार्टिकल p का एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू s, तो ये हो गया, ठीक है ना, s फ्रेम के विद रेस्पेक्ट टू s। और इसी पार्टिकल का s डैश के साथ हो गया, ओके। एस डैश के साथ क्या है, ए पी कोमा एस डैश, और एस फ्रेम के साथ एक्सीलरेशन क्या है, ए एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस। ऑल राइट, तो हमने एक सैंडविच रूल या कुछ डिस्कस किया था दो फ्रेम के बीच में रिलेशन निकालने का। उससे हम ये डेराइव कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ particle p with respect to s dash and acceleration of s dash with respect to s। मतलब क्या है कि हमने एक देखा था कि अगर दो फ्रेम हैं उसके बीच में हम कैसे रिलेशन बिठाते हैं। तो उसमें यही करते हैं कि पहले तो मान लो ये दे रखा हो हमें, एक फ्रेम के साथ हमें दूसरे फ्रेम के साथ ज्ञात करना हो, तो उस दूसरी फ्रेम का पहले एक्सीलरेशन उसमें से घटा लेते हैं, इसमें से, ठीक है। तो एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस तरीके से निकल के आता है, ये रिलेशन याद रखना है और ये हम बना सकते हैं। क्यों, अब हमें पता है जो एस डैश फ्रेम है ना, इट मूव्स यूनिफॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू एस। मतलब यूनिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या है, v कांस्टेंट है, मीन्स एक्सीलरेशन जीरो। तो जो एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश है विद रेस्पेक्ट टू एस, वो क्या हो गया, बाय डेफिनेशन जीरो। तो अब इक्वेशन एक को दोबारा कैसे लिख सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s इज एक्सीलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s डैश, ठीक है ना। नाउ s डैश इज एन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि दोनों के केस में एक्सीलरेशन इक्वल आ रहा है। सॉरी, s तो क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है, हमने माना है, ठीक है। ये तो हमने सपोज किया है। तो बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन अगर कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इस केस में एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s जीरो होगा if and only if f vector sum of forces is zero। तो इक्वेशन 2 को आप क्या लिख सकते हो कि अगर ये दोनों बराबर है, देखो, और इस बाय डेफिनेशन और हमने माना है कि जो इनर्शियल फ्रेम जो है एस, वो आई मीन फ्रेम एस इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में अगर एक्सटर्नल फोर्सेज का सम वेक्टर सम जीरो है तो उसमें एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। अब ए वेक्टर ए आई मीन एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस एंड p with एक्सीलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s डैश इक्वल है। तो ये ओनली इफ एंड ओनली इफ ये वाली जो कंडीशन है एक्सीलरेशन जीरो वाली, ये दूसरे पे भी लागू होगी, ठीक है ना, दोनों इक्वल है। ऑलराइट, तो अब हम क्या कह सकते हैं, सिंस ये जीरो है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एस डैश भी जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू जीरो। ये हमने डेराइव कर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, अगर ये कंडीशन हो तो क्या आता है, ये कंडीशन हमें बताती है कि एस डैश भी उस केस में एक इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, इससे एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, उसको आप ध्यान से पढ़ना कि ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली, ओके, with respect to an inertial frame are themselves inertial, ठीक है, यही आया ना, क्योंकि ये इक्वेशन दोनों ही फ्रेम में एक्सेलरेशन इक्वल है। अगर ये जीरो होगा उस केस में ये भी जीरो होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इस केस में हमने ये ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ऑल राइट। तो हमें अगर एक इनर्शियल फ्रेम दे रखी हो और बहुत सारी और फ्रेम्स दे रखी हो, उसमें ये नहीं बताया हो कि वो सारी फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो हमें उन फ्रेम्स में आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी उनमें से फ्रेम अपनी इनर्शियल फ्रेम के साथ यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। जो फ्रेम एस है ना, उसके अगेंस्ट एस डैश या कोई भी फ्रेम है, उनका जो वेलोसिटी है दोनों के बीच में, एस और एस डैश के बीच में, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में सारी फ्रेम है वो इनर्शियल मानी जाएगी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ऑलराइट, हेडिंग डाल देते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो डेफिनेशन ये है, द एक्सीलरेशन
the acceleration of a particle as measured from an inertial frame is given by the vector sum of all the forces acting on the particle divided by its मास। अच्छा, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखे तो ऐसे है कि किसी पार्टिकल का हमें एक्सीलरेशन मापना है किसी इनर्शियल फ्रेम में, तो ऐसे होता है। सबसे पहले आप सारे फोर्सेज का वेक्टर सम कर लो, उस पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर एडिशन कर लो, वेक्टर सम कर लो और उसको m से डिवाइड कर दो। बस यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, ऑल राइट। तो इससे हमें एक फेमस फॉर्मूला मिलेगा जो आपको हमेशा याद रखना है, F इक्वल टू एम ए। मतलब जो लेफ्ट साइड आप रखो कि सारे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसमें सारे फोर्सेस दिखाओ किसी भी पार्टिकल पे और उनका वेक्टर एडिशन करो और उसको m से डिवाइड करो तो उस पार्टिकल का ड्यू टू ऑल दोज फोर्सेस एक एक्सीलरेशन निकल के आएगा। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर। अगर if the force ceases to act at some instant the acceleration becomes zero। मान लीजिए किसी भी मोमेंट पर f जीरो हो जाता है तो उस केस में एक्सीलरेशन भी क्या हो जाता है जीरो। तो f वेक्टर एन जो है वो किसी इंस्टेंट ऑफ मोमेंट और इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। ऑल राइट।